हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केपी स्टडी अड्डा। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल की चर्चा हमने की थी पाचन तंत्र के बारे में। तो कल हमने जाना कि क्या होता है पाचन, पाचन क्यों आवश्यक है। तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर के अंदर, और पाचन किस लिए आवश्यक है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो कल की वीडियो को आप देखें और उसमें आप जानेंगे जो हमने पाचन तंत्र के ऊपर चर्चा की थी। आज हम पाचन तंत्र को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं पाचन अंगों के बारे में। तो कल हमने जाना कि सबसे पहला अंग क्या होता है? मुख गुहा यानी माउथ। तो सबसे पहले हमारा जो पाचन शुरू होता है वो कहां से होता है? मुंह से यानी माउथ से। तो भोजन हम क्यों करते हैं? उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो हम न्यूट्रिशन की एक और क्लास लेंगे, उसमें हम पूरा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम चर्चा करते हैं माउथ के ऊपर। तो हमने कल जाना कि माउथ के अंदर हमारे 3 अंग कार्य करते हैं। एक दांत, दूसरा जीभ और तीसरी अपनी लार ग्रंथि होती है। उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले मुख गुहा यानी माउथ में 3 चीजों के बारे में जानेंगे, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। तो सबसे पहले हम दांत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दांत जो होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। और निर्माण किससे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। तो दांत अपने बाहरी बनावट के आधार पर और जबड़ों पर निकलने के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बाहरी बनावट के आधार पर अपने दांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होमोडोंट, हेटेरोडोंट। होमोडोंट क्या होते हैं? होमोडोंट होते हैं जबड़ों पर एक ही प्रकार के दांत निकलते हों। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारी जबड़ों पर अलग अलग प्रकार के दांत निकलते हैं, लेकिन कुछ जीव होते हैं जिनमें एक जबड़ों पर एक ही प्रकार के दांत होते हैं। जैसे सांप, छिपकली, मछली और इत्यादि होते हैं। उन दांतों को बोलते हैं होमोडोंट। वहीं हेटेरोडोंट कौन से दांत होते हैं? जबड़ों पर विभिन्न प्रकार की आकृति में निकलती हो दांत, उन्हें हेटेरोडोंट बोलते हैं। जैसे स्तनधारी यानी मनुष्यों में जो दांत होते हैं उन्हें हेटेरोडोंट बोलते हैं। और जो सांप, छिपकली, मछली और अन्य जो जानवर होते हैं उनके दांतों को क्या बोलते हैं? होमोडोंट। वहीं हम एक और प्रकार से देखें तो जबड़ों पर निकलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? एक होता है परमानेंट टीथ यानी हिंदी में बोले एक बार दंती, जो केवल पूरे जीवन काल में एक बार ही आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। सिर्फ एक बार आए पूरे जीवन काल में। तो मनुष्य में कितनी संख्या होती है परमानेंट टीथ की? 12 होती है। 12 में 8 प्रीमोलर होते हैं यानी अग्र चवर्णक होते हैं, और 4 मोलर होते हैं यानी चवर्णक होते हैं। ये प्रीमोलर और मोलर के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। वहीं दूसरे दांत होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ, जिन्हें हम अस्थाई दांत भी बोलते हैं। मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? ये पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें अस्थाई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बार टूटकर फिर दोबारा होते हैं। तो मनुष्यों में इसकी कितनी संख्या होती है? 20। मनुष्यों में कितनी संख्या होती है मिल्क टीथ की? 20। तीसरा कौन से होते हैं? पॉलीफोडोंट। इसे आप नोट कीजिए, पॉलीफोडोंट। ये क्या होते हैं? जबड़ों पर बार बार निकलते हैं, यानी जबड़ों पर बार बार निकलते हैं, वो दांत होते हैं पॉलीफोडोंट। ये स्तनधारियों में नहीं होते, क्योंकि स्तनधारी यानी मनुष्यों में अधिकतर दांत केवल 2 बार ही निकलते हैं। एक होते हैं परमानेंट टीथ यानी स्थायी, एक होते हैं मिल्क टीथ जो एक बार गिरकर दूसरी बार आ जाते हैं। इसके बाद मनुष्यों में दांत अपने आप नहीं गिरते, नेचुरली नहीं गिरते हैं। हाँ, अब कोई दांत में मुक्का दे दे और उन्हें तोड़ दे तो बात अलग होती है। लेकिन एक और पॉलीफोडोंट दांत होते हैं जो जबड़ों पर बार बार निकलते हैं। ऐसे स्तनधारियों में इनका प्रकार नहीं होता, जो अन्य कशेरुक जीव होते हैं उनमें होते हैं। अब वही मैं बात करूं कि मनुष्यों में मिल्क टीथ कितनी बार आते हैं? 2 बार। मिल्क टीथ की संख्या कितनी है? 20। यानी एक बार 20 आए
वो गिरे, दोबारा 20 आए, तो टोटल कितने हो गए? 40। अगर मैं बात करूं मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 32। लेकिन मैं कहूं मनुष्यों के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो 52 हो जाएगी, क्योंकि मनुष्यों में दांतों की संख्या 32 है। लेकिन ये जो मिल्क टीथ थे ये 2 बार आए, तो पहले 20 फिर 20, तो हो गए 40। इसलिए मनुष्य के जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। लेकिन मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। अब हम बात करते हैं दांत की संरचना की। तो दांत की अगर संरचना की बात करें तो ये दांत की आकृति है। दांत में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला इनेमल। इनेमल क्या है? सबसे बाह्य परत है। सबसे जो बाह्य परत चढ़ी हुई है ये दिख रही है आपको, सबसे बाह्य परत है, ये इनेमल है। इस परत के अंदर जो ये वाली परत है, ये क्या है? जो ये वाली परत है ये दंतबल्क है, यानी ये हो गया अपना मध्य भाग। और इसके अंदर जो ये आकृति आपको भरी हुई संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं पल्प। ये दांत का सबसे आंतरिक भाग होता है जिसे पल्प बोलते हैं। अब हम बात करें तो इनेमल क्या है? शिखर को ढकने वाली जो संरचना होती है। शिखर क्या है? तो जो अपना दांत दिखता है ना, जैसे मसूड़ा है, मसूड़े में जो दांत धसा हुआ रहता है, ये संरचना आपको दिख रही है। ये जो हिस्सा है ना ये मसूड़े में धसा हुआ है, तो इसे बोलते हैं अपन रूट, जो अंदर रहता है, जिसे आधार बोलते हैं। लेकिन जो दांत हमें बाहर दिखता है उसे शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं या शिखर बोलते हैं। इसी शिखर को बाहर से ढकी हुई संरचना, इसी शिखर को अगर बाहर से कोई संरचना ये ढके हुए है तो वो कौन सी है? इनेमल, जो सबसे बाह्य परत है। तो इसका इनेमल का कार्य क्या है? शिखर को ढकना तथा दांतों का सबसे जो कठोर अंग है, अगर इनेमल को हटा दिया जाए तो दांत इतना मजबूत नहीं रहता। दांत को मजबूत क्या बनाता है? इनेमल। तो इनेमल सबसे कठोर अंग है दांत का। लेकिन अगर हम बात करें कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो वो जबड़ा हो जाता है। लेकिन दांत की सबसे मजबूत हड्डी या सबसे मजबूत भाग की बात करें तो इनेमल होती है। लेकिन दांत का सबसे जो बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? दंतबल्क, मध्य भाग। क्योंकि ये जो आकृति पूरी दिख रही है यहां अंदर तक, ये पूरा दंतबल्क है। वहीं पल्प क्या है? तो पल्प एक नसनुमा आकृति होती है। जैसे कि अपन अगर इसे देखें मशीन द्वारा तो ये कैसी दिखती है? जैसे कि कोई दांत के अंदर नस कार्य कर रही है। रियल में ये नस की ही तरह होती है। पल्प क्या करती है? रक्त आपूर्ति करती है, और दिमाग से जुड़ा हुआ भाग भी रहता है ये पल्प, यही रक्त की आपूर्ति करती है। अगर हम बात करें जैसे हमने भोजन खाया तो दांत पर ये भोजन का जमाव हो जाता है। भोजन का जमाव हुआ, ब्रश नहीं किया तो अब जमाव होने से क्या होगा? यहाँ जीवाणु उत्पन्न होंगे। जीवाणु उत्पन्न होंगे तो धीमे धीमे दंत क्षय शुरू हो जाएगा। दंत क्षय शुरू हो जाएगा और ये जीवाणु अंदर की ओर आने लगेंगे। जब ये अंदर की ओर आने लगेंगे तो कहां पहुंचेंगे? पल्प, पल्प तक। पल्प क्या है? एक नसनुमा आकृति है जो रक्त की आपूर्ति करती है। तो इसी द्वारा पल्प तक पहुंचकर वो पल्प को खोखला करते जाएंगे। पल्प जब खोखली होती हुई ऐसे ऐसे वो पहुंच जाएंगे, पल्प खोखली होती जाएगी तो अंदर तक पहुंच जाएंगे और यहाँ अपना पूरा जड़ को खत्म कर देंगे। जब जड़ को खत्म कर देंगे ऐसे इस प्रकार यहाँ कर देंगे और ये जड़ खत्म हुई तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। जब भोजन का जमाव होता है तो वो सबसे ज्यादा पल्प को हानि पहुंचती है। पल्प खत्म किया और दंत क्षय शुरू हुआ। लेकिन दंत क्षय शुरू होने के सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्लोरीन की कमी, जिसे हम फ्लोरोसिस भी बोलते हैं। दंत क्षय को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, जो कि क्लोरीन की कमी से ज्यादातर ऐसा होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कितने प्रकार के दांत होते हैं। दांतों के प्रकार के बारे में बात करेंगे।
तो दांत के प्रकार, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं इंसीजर, दूसरे होते हैं कैनाइन, तीसरे होते हैं प्रीमोलर और चौथा मोलर। इंसीजर, इन्हें अगर हम बात करें ये होते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8। रदनक की संख्या कितनी होती है? 4। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है टोटल? 8। और मोलर की संख्या कितनी होती है? 12। अगर हम दांतों की जो अंदर, मुंह के अंदर दांतों की आकृति के बारे में जाने तो दांत इस प्रकार से होते हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले हम जाने तो ये हमारे मुंह के अंदर दांत इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो सबसे निचले, अगर हम सबसे नीचे वाले जबड़े की बात करें, सबसे नीचे वाले जबड़े में जो दांतों की व्यवस्था रहती है वो किस प्रकार क्रम रहता है? तो सबसे अंदर हमारे ये 3 मोलर दांत होते हैं। मोलर क्या है? चवर्णक दांत। ये 3 जोड़ी क्या रहेंगे? चवर्णक दांत रहेंगे। 1 2 3। फिर ये 2 जोड़ी क्या हो जाएंगे? मोलर, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। ये 2 जोड़ी अग्रचवर्णक दांत हो गए। फिर ये एक रहता है कैनाइन। ये एक नुकीला जो दांत रहता है ये क्या होता है? कैनाइन। फिर ये 2 इंसीजर दांत हो गए। ये 2 क्या हो गए? इंसीजर। फिर ये हो गए। फिर इसी निचले साइड में दूसरी साइड फिर से 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 जोड़ी फिर से मोलर हो गए। यानी हम बात करें तो वयस्क का दंत सूत्र क्या हो गया? इंसीजर कितने हो गए? 1 2, यानी 2 इंसीजर। फिर 1 कैनाइन हो गया। 2 प्रीमोलर हो गए। तो 1 2 3 जोड़ी क्या हो गए? मोलर। ये किस साइड हो गए? एक साइड। अगर इस प्रकार हम इसे बांट दें तो ये एक साइड दांतों की संख्या हो गई। एक साइड दांतों की संख्या हो गई। इसी प्रकार ये ऊपर भी रहेंगे। अगर ऊपर इतने रह गए, ऊपर वाली अगर हम डाढ़ में बात करें, ऊपर भी इतने हो गए, नीचे भी इतने हो गए। और फिर ये इस साइड भी इतने ही हो गए तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर से इस साइड नीचे भी इतने ही दांत हो गए। तो कितने दांत हो गए? 32। अगर मैं बात करूं अपने मुंह के दांतों को 4 भाग में बांटता हूं मैं। 4 भाग में कैसे? अभी हमने संरचना जानी तो सबसे ऊपर 3 प्रीमोलर, 2 मोलर, 1 कैनाइन और 2 इंसीजर। तो फिर सबसे ऊपर इस साइड भी इतने ही रहेंगे, फिर नीचे भी इतने ही रहेंगे और फिर नीचे दूसरी साइड भी इतने ही रहेंगे। यानी ये हमारा वयस्कों का दंत सूत्र हो गया। क्या हो गया? 21 23 21 23। यानी टोटल कितने दांत हो गए? 32। क्योंकि एक तरफ 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 1 मोलर। तो टोटल ये कितने हो गए? 4 और 3 7। एक साइड 4 3 7 1 8। 8 दांत एक साइड हो गए। तो दोनों साइड 16 और नीचे 16 ऊपर 16। तो टोटल कितना हो गया? 32 दांत हो गए। इसी को हम इंसीजर और उसकी संख्या में लिखें तो कितना हो गया? ये 21 23
और 21, 23। अब हम इन दांतों की कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में दंत सूत्र क्या होता है, 2102, 2102। यानी ये जो बात हो रही है, बच्चे में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो बच्चों में प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं दांतों को हम बोलते हैं जो बच्चों में अनुपस्थित होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। यानी बच्चों में जो दांत उपस्थित होते हैं वो कितने होते हैं, 20 प्रीमोलर दांत। और एक जोड़ी कौन सा दांत अनुपस्थित रहता है, ये मोलर वाला, यानी चवर्णक दांत एक और बच्चों में अनुपस्थित होता है। हाथी के दंत सूत्र की बात करें तो 1033, 0033। यानी हाथी में टोटल कितने दांत हो गए, 26। कैसे, ऊपर कितने हो गए, 7, यानी एक साइड 7 तो दोनों साइड कितने हो गए, 14। लेकिन नीचे कितने हैं, नीचे का हाथी का जो इंसिजर यानी कि जो कृंतक दांत है वो अनुपस्थित है। हाथी में जो दिखने वाला दांत होता है वो कौन सा होता है, ऊपर का जो ये कृंतक दांत है ना, वो हाथी में दिखने वाला दांत होता है, जिसे क्या बोलते हैं, टस्क, जिसे टस्क बोलते हैं। और ये केवल नर हाथी में ही रहता है। नर हाथी में ही टस्क दांत, जो हाथी के दिखने वाले दांत होते हैं, वो केवल नर हाथी में ही रहते हैं। ये हाथी का दंत सूत्र हो गया। अब हम इनके दांतों के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। जो हमारा इंसिजर दांत होता है, इंसिजर दांतों की संख्या कितनी होती है, 4। कुल 8 संख्या होती है। एक साइड 2, फिर ऊपर 2, फिर दूसरी साइड ऊपर 2, फिर दूसरी साइड नीचे 2, यानी 8। तो जो हमारे कृंतक दांत होते हैं इंसिजर, उनका काम क्या है, भोजन को काटना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंसिजर। इंसिजर दांत का कार्य क्या है, भोजन को काटना। वहीं जो कैनाइन दांत होते हैं उनका कार्य क्या है, भोजन को चीरना या फाड़ना। प्रीमोलर दांतों का कार्य क्या है, भोजन को चबाना। और मोलर दांतों का कार्य क्या है, भोजन को पीसना। ये मोलर दांतों का कार्य हो गया। हमने दांतों के दंत सूत्रों के बारे में भी जाना। हम कुछ अब महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। अपने मुंह में जो दंत क्षय है वो कब शुरू होता है, जब हमारे मुंह का पीएच मान होता है वो 5.5 या इससे कम हो जाता है, तब हमारे मुंह में दंत क्षय शुरू होता है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। ये कौन से दांत हैं जो 28 हैं, और 4 कौन से दांत हैं जो अनुपस्थित हैं। ये दांत सबसे अंदर वाला जो मोलर दांत है, सबसे अंदर वाला ये वाला जो मोलर दांत है, इन्हें हम विजडम टूथ यानी अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। ये हमारी वयस्क अवस्था के बाद आता है, यानी वयस्क यानी किशोरावस्था तक हमारे अंदर कितने दांत होते हैं, 28। जब तक हम किशोर रहते हैं, जैसे ही वयस्क होते हैं तो हमारे अंदर विजडम टूथ आता है, जिसे हम मोलर, ये जो तीसरा मोलर है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। तो विजडम टूथ की संख्या कितनी हो गई, 4। विजडम टूथ की संख्या कितनी हो गई, 4, जो कब आते हैं,
वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में आते हैं। विजडम टूथ। ये हमने दांतों के बारे में चर्चा की। अब हम पाचन तंत्र को आगे बढ़ाते हुए कल जीभ और लार ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा पाचन तंत्र का सबसे पहला पाचन अंग था, मुख गुहा यानी माउथ के अंदर हमने दांतों के बारे में चर्चा की। कल हम माउथ के अंदर जीभ और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। फिर पाचन तंत्र को आगे बढ़ाते हुए और अन्य अंगों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार हमारे मुंह में किस किस चीज का पाचन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, जो हम कल की चर्चा करेंगे। जिसे लार के अंदर हम पढ़ेंगे कि लार हमारी मुंह के अंदर किन किन चीजों का पाचन प्रारंभ कर देती है। तो आज की वीडियो और कल की वीडियो को जरूर देखें और पाचन तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को अवश्य पढ़ते रहें। धन्यवाद साथियों।